तो चले आज की क्लास शुरू करते हैं। आज 11th का सेकंड चैप्टर चल रहा है और उस चैप्टर का नाम है मापन एवं मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट। और एक चीज आपको हम बता दें, ये जो अध्याय है ये फिजिक्स की दृष्टिकोण से, फिजिक्स को समझने की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है। पूरे फिजिक्स में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे, चलें इस क्लास में हम इसको समझाते हैं। तो पहले तो है ये मापन। मापन का अर्थ होता है, मापन का अर्थ होता है भौतिक राशि का संदर्भ मानक से तुलना कर। ये जो मापन होता है इसका मतलब होता है, मापन आपकी भाषा में इसको नापना भी बोलते हैं। नापना बोला जाता है, इस चीज को नाप के बताइए। तो नापना और मापन ये दोनों एक ही चीज होती है। फिजिक्स में इसका नाम रखा गया है मापन। तो हम मापन को ही लेकर चलते हैं। देखें, किसी भौतिक राशि का संदर्भ मानक से तुलना करना ही कहलाता है क्या, मापन। यहां अब कुछ बातों को, इसमें कुछ शब्द है, जैसे है ये आपका कौन सा, संदर्भ मानक। संदर्भ मानक शब्द का मतलब होता है निश्चित किया गया साधन। निश्चित किया गया साधन कैसे, देखिए, किसी भी राशि को नापने के लिए हम एक साधन का उपयोग करते हैं और वो साधन उस राशि को नापने के लिए निश्चित होता है। जैसे यदि आपको किसी जगह लंबाई नापना है, लंबाई या दूरी नापना है, तो आप किसका उपयोग करेंगे, मीटर का करेंगे, सेंटीमीटर का करेंगे, किलोमीटर का उपयोग करेंगे। यानी लंबाई को नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए आप एक साधन को, इनको निश्चित करके रखे हैं कि हमें लंबाई को इसी से नापना है। और इसके साथ देख लें, जैसे आपको द्रव्यमान नापना है, द्रव्यमान, द्रव्यमान माने क्या हो रहा है, वजन, वजन नापना है। तो वजन के लिए आप किलोग्राम का उपयोग करेंगे, ग्राम का उपयोग करेंगे, टन का उपयोग करेंगे, क्विंटल का उपयोग करेंगे, है ना। इसी प्रकार से यदि आपको समय नापना है, समय नापना है, तो उसके लिए आप सेकंड का उपयोग करेंगे, मिनट का उपयोग करेंगे, मिनट का उपयोग करेंगे, घंटे का उपयोग करेंगे। तो हर एक राशि को नापने के लिए एक साधन निश्चित किया गया है, यानी उसका एक संदर्भ मानक होता है। तो संदर्भ मानक का मतलब क्या हुआ, निश्चित किया गया साधन। जैसे लंबाई को नापने के लिए निश्चित किया गया साधन कौन सा है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आदि और भी है। उसी तरह द्रव्यमान को नापने के लिए निश्चित किया गया साधन यानी संदर्भ मानक कौन सा है, किलोग्राम है, ग्राम है, क्विंटल है, टन है। उसी तरह से समय को, समय का जो संदर्भ मानक होता है वो होता है सेकंड, मिनट, घंटे, सप्ताह, वर्ष, प्रकाश वर्ष, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इसके भी मात्रक होते हैं। तो मापन का आपने अर्थ समझा कि भौतिक राशि का संदर्भ मानक से तुलना करना। तो अभी हमने बात की आपसे संदर्भ मानक के बारे में। अब तुलना करने का मतलब क्या होता है, तो उसको चलिए हम थोड़ा सा आगे दिखा देते हैं। तुलना करने का मतलब उदाहरण से सीधे हम दिखाते हैं आपको। यदि किसी जगह लिखा हुआ है, एक छड़ है, समझ लीजिए एक लोहे का छड़ है, उस छड़ की जो लंबाई है वो है 5 मीटर, छड़ की लंबाई है 5 मीटर। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि छड़ की लंबाई, छड़ की जो लंबाई है, छड़ की लंबाई मीटर की 5 गुना है, ये होता है। देखिए यहां परिभाषा में जो शब्द आया तुलना करना, तो आप जब किसी चीज को नापते हैं तो आप उसकी तुलना आय करते हैं, उसकी आप तुलना करते हैं। जैसे यहाँ छड़ की लिखी लंबाई 5 मीटर, इसका मतलब हो रहा है कि जो आपके पास छड़ था वो छड़ मीटर का 5 गुना था, मीटर का 5 गुना था। यानी जब आप किसी चीज का मापन करेंगे तो आप वहां पर एक तरीके से तुलना आय करते हैं। आप किससे तुलना करते हैं, उसके संदर्भ मानक से, यानी उसके निश्चित किए गए साधन से। तो चलिए मापन शायद आपके समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं हमें मापन की आवश्यकता क्यों है, मापन की आवश्यकता क्यों है।
अब हम बात कर रहे हैं मापन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है उसके बारे में। मापन की आवश्यकता हमें इसलिए है कि हम किसी राशि के बारे में, किसी भौतिक राशि के बारे में, किसी भौतिक राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी, मतलब सही परिमाण उसका बता सके, सही परिमाण बता सके। हमें नापने की, किसी चीज को नापने की जरूरत क्यों होती है? हमें किसी चीज को नापने की जरूरत इसलिए होती है कि उस चीज का हम सही परिमाण बता सके, उसका सही मान बता सके। जैसे सही परिमाण कैसे? मान लीजिए अपने पास ये दो पेड़ हैं, अब आप इसको देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि एक पेड़ छोटा है और एक पेड़ बड़ा है, ये छोटा और बड़ा है। इतना अनुभव तो आप अपने एक ज्ञानेंद्रियों को, यानी अपनी आंख से देखकर ये अनुभव बता सकते हैं कि एक पेड़ छोटा है और एक पेड़ बड़ा है। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि ये पेड़ कितना बड़ा है, ये पेड़ कितना बड़ा है, तो आप इसका अनुभव करके नहीं बता सकते। एग्जैक्ट इसका जो होगा, जो बिल्कुल फिक्स परिमाण होगा, वो आप इसको अनुभव करके देख के नहीं बता सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें नापना पड़ेगा, इन्हें मापना पड़ेगा, इनका मापन करना पड़ेगा कि ये, यदि इनके बारे में कितने का अंतर है, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, ये बताना है तो आपको इनकी लंबाई को मापना पड़ेगा। बिना मापे आप एग्जैक्ट इसका नहीं बता सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये द्रव्यमान में भी उदाहरण ले लें तो द्रव्यमान में भी हो सकता है। द्रव्यमान में आप एक हाथ में छोटा सा पत्थर ले लें, एक हाथ में थोड़ा सा बड़ा सा पत्थर ले लें, तो आप देखेंगे कि एक हाथ का, इस हाथ का पत्थर वजनी है, इस हाथ का पत्थर हल्का है। लेकिन यदि आपसे कोई सवाल कर दे कि कितना वजनी है, कितना हल्का है, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको उसके लिए, वो बताने के लिए, एग्जैक्ट बताने के लिए कि इस हाथ में कितना वजन ज्यादा है, इसमें कितना वजन कम है, उसको एग्जैक्टली बताने के लिए आपको इन दोनों को मापना पड़ेगा, इन दोनों की माप निकालनी पड़ेगी। तो मापन की आवश्यकता हमें क्यों है? मापन की आवश्यकता हमें इसलिए है कि हम किसी भौतिक राशि का सही परिमाण बता सके, एग्जैक्ट उसका जितना भी परिमाण है उस परिमाण को हम बता सके। चले अब आगे इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। इसमें एक शब्द और आ गया है, कौन सा? मात्रक। मात्रक, यूनिट। मात्रक का मतलब होता है ये जो आप मापने के लिए जिसका आप उपयोग करते हैं, किसी वस्तु को नापने के लिए, मापने के लिए आप जिसका उपयोग करते हैं, ये जो संदर्भ मानक आया था, यही संदर्भ मानक कहलाता है मात्रक। जैसे छड़ की लंबाई अभी मैंने बताई, मान लीजिए एक छड़ की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो छड़ को मापने के लिए आप किसका उपयोग किए हैं? मीटर का। ये मीटर ही कहलाता है क्या? मात्रक। मीटर ही कहलाता है मात्रक। यानी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वही कहलाता है क्या? मात्रक। अब दूसरा, यदि एक पत्थर है, उसका वजन है 10 किलोग्राम, तो ये जो किलोग्राम है यही कहलाएगा क्या? यही है यूनिट, मात्रक। तो किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए जिस संदर्भ मानक का हम उपयोग करते हैं वो संदर्भ मानक ही कहलाता है मात्रक। अब हम इस क्लास को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। चले तो इसका जो अगला टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। इसका अगला जो टॉपिक है वो है भौतिक राशियां। देखिए क्या है ये भौतिक राशियां? वे राशियां जिनका हम मापन कर सकें, ये राशियां जिनका हम मापन कर सके उन्हीं को बोला जाता है भौतिक राशियां। यानी ऐसी राशियां जिनको हम नाप सके वो कहलाती भौतिक राशियां। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम आपको दिखा दें, लंबाई, इसको आप आसानी से नाप सकते हैं, ये भौतिक राशि है। समय, इसको भी आप माप सकते हैं, ये भौतिक राशि है। द्रव्यमान, इसे भी आप माप सकते हैं, ये भी एक भौतिक राशि है। तो
वे राशियां जिनका हम मापन कर सके, जिन्हें हम नाप सके, उनको बोला जाता है भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां जो होती हैं, भौतिक राशियों की संख्या भौतिकी में बहुत ज्यादा है और ये राशियां एक दूसरे पर निर्भर भी रहती हैं। कुछ राशियां ऐसी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं और कुछ राशियां ऐसी हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहती है। निर्भर रहने का मतलब हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो देखें, भौतिक राशियों को क्या किया गया है कि भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियां दो प्रकार की बनाई गई, एक होती है आपकी मूल राशियां और एक होती है आपकी व्युत्पन्न राशियां। देखें, तो भौतिक राशियां जिन्हें हम नाप सकते हैं उनको दो भाग में बांटा है, एक मूल राशियां और एक होती है व्युत्पन्न राशियां। तो ऐसी राशियां जो लगभग एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, ऐसी राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उनको बोला जाता है मूल राशियां। और ये मूल राशियां, इन मूल राशियों की संख्या है केवल और केवल कितनी? 7। मूल राशियों की संख्या है केवल 7। देखिए कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और है पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां, ये 7 राशियां कहलाती हैं मूल राशियां। मतलब इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता है। थोड़ा सा इसको समझ ले कैसे नहीं होता है। देखिए, हम जैसे निकालें किसका? लंबाई का द्रव्यमान से संबंध। आपके पास एक छड़ है, मान लीजिए इस छड़ की लंबाई है 7 मीटर। अब हम निकालना क्या चाह रहे हैं कि लंबाई का संबंध द्रव्यमान माने वजन से होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, आप इस छड़ की लंबाई को जब मापेंगे तो ये निकलती 7 मीटर। तो छड़ की लंबाई मापने के लिए जिस स्केल का, जिस पटरी का उपयोग करेंगे, उसका वजन चाहे 50 ग्राम हो, जो स्केल होती है, स्केल इसको नापने के लिए जिस स्केल का, पटरी का उपयोग करेंगे, वो चाहे 50 ग्राम की हो या 500 ग्राम की हो या 1 किलोग्राम की हो, 1 किलोग्राम की हो। आप किसी से भी मापेंगे तो छड़ की लंबाई 7 मीटर ही निकलेगी। मतलब ये हो गई लंबाई और ये हो गया क्या चीज? द्रव्यमान। और इनका एक दूसरे का कोई संबंध नहीं, ये एक दूसरे पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती है कि आप वजन बढ़ा देंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, वजन घटा देंगे तो लंबाई घट जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक उदाहरण और आप देख सकते हैं। देखें, द्रव्यमान का समय से देख ले या लंबाई का समय से देख ले, तो यहां भी वही चीज देख सकते हैं। यदि आप सुबह 7 बजे आपने मापा है कि इसकी लंबाई 7 मीटर थी और 8 बजे आप नापेंगे तब भी इसकी लंबाई कितनी निकलेगी? 7 मीटर ही निकलेगी। यानी लंबाई का समय से भी कोई मतलब नहीं है। यानी ये जो आपको 7 राशियां देखने को मिल रही हैं, इन 7 राशियों का एक दूसरे से कोई निर्भरता नहीं होती है, कोई संबंध नहीं होता है। तो देखें, इनका एक दूसरे से कोई निर्भरता नहीं होती है। अब आगे की जो बात हो रही है, व्युत्पन्न राशियां, इनके बारे में देखें। तो चले अब हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां। ये कौन सी राशियां होती है? तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जो एक दूसरे पर निर्भर रहती है। इसको याद करने के एक आपको छोटा सा ट्रिक बता देते हैं कि आप इन 7 को याद कर लें, 7 मूल राशियों को याद कर लें। इन 7 राशियों के अलावा जितनी भी राशि आपको मिलेगी वो सब व्युत्पन्न राशि,
बेहतरीन सा ट्रिक है। बस थोड़ा सा इनको आप याद कर लें कि ये मूल राशि कितनी है, 7 है। इसकी परिभाषा भी आप बता सकते हैं कि मूल राशियों के अलावा जो राशियां होती हैं वही व्युत्पन्न राशियां हैं। इन सातों को आप याद कर लें, जो शेष बचेंगी वही व्युत्पन्न राशियां होती हैं। हाँ, एक चीज और, इसकी जो सटीक परिभाषा बनेगी वो तो आपको याद रखने के लिए मैंने एक तरीका छोटा सा बता दिया है। इसकी जो परिभाषा बनेगी, इसकी परिभाषा ये बनती है कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। कैसे, एक उदाहरण हम दिखाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम लेके चलते हैं चाल, स्पीड जो होती है आपकी, स्पीड चाल के बारे में हम बात करते हैं। तो चाल का जो सूत्र आपने पढ़ा है, चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी का मतलब क्या होता है, लंबाई बटे समय। तो आपको जो मैंने तरीका बताया था उसके हिसाब से तो चाल बिल्कुल व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि इन सातों में से कोई नहीं है ये, मतलब व्युत्पन्न राशि है। दूसरी बात, इसको यदि हम एक सही ढंग से समझेंगे तो क्या होगा कि चाल का मतलब होता है लंबाई बटे समय। ये जो चाल राशि है ये लंबाई और समय से मिलके बनी, लंबाई और समय से, यानी चाल आपकी एक ऐसी राशि है जो लंबाई और समय पर निर्भर करती है। तो एक दूसरे पर निर्भर हो गई है, मतलब ये व्युत्पन्न राशियां हैं। या आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं, ये राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो इसकी कई सारी परिभाषा निकलती है। ये राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। या इन 7 मूल राशियों के अलावा जो राशियां होती हैं वो व्युत्पन्न राशियां होती है। तो इस तरीके से आप जैसी जो भी परिभाषा आपके समझ में आए उसको अपन हिसाब से याद कर लीजिए। चले फिर अब अगला टॉपिक देखते हैं इसका। अगला टॉपिक आपका है भौतिक राशियों के मात्रक। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। मात्रक क्या होते हैं, भौतिक राशियों को मापने के लिए, भौतिक राशियों को नापने के लिए जिस संदर्भ मानक का उपयोग किया जाता है, जिस साधन का उपयोग किया जाता है, निश्चित साधन, ये आपकी समझने की बात है। और बताने की जो परिभाषा होती है वो है संदर्भ मानक। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस संदर्भ मानक का उपयोग करते हैं वही होता है मात्रक। एक बार और इसके उदाहरण में आप कहें तो हम दिखा देते हैं कि जैसे विद्युत धारा है, विद्युत धारा किसी तार में प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है किसका, एम्पियर का। ठीक उसी तरह जैसे आपने लंबाई के लिए उपयोग किया किसका, मीटर का, किलोमीटर का, सेंटीमीटर का, उसी तरह विद्युत धारा को नापने के लिए किसका उपयोग किया, एम्पियर का किया। आपको ताप मापना है तो ताप का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और भी मात्रक होते हैं। तो ताप का मात्रक हुआ केल्विन। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब भौतिक राशि है, क्योंकि इन्हें आप भौतिक राशि मतलब जिन्हें माप सके, हम इन्हें माप सकते हैं, मतलब ये भौतिक राशियां हैं। और इन्हें मापने के लिए जिसका हम उपयोग करें, जिस मानक का उपयोग करें वही मानक कहलाते हैं मात्रक। मात्रक भी 2 प्रकार के, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, तो मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपका है पहला मात्रक होता है मूल मात्रक, और दूसरा मात्रक होता है व्युत्पन्न मात्रक। इनकी भी परिभाषा वही बनेगी। वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उनको बोला जाता है मूल मात्रक। वे मात्रक जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, या वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से उत्पन्न किया जाता है, इनके मात्रक ऐसे रहेंगे। अभी पिछले थोड़े ही समय पहले मैंने समझाया आपको मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में, वही परिभाषा यहाँ है कि व्युत्पन्न मात्रक बनाए जाएंगे किनकी सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से। तो अब आप ये बताइएगा, हाँ एक चीज और यहाँ परिभाषा आप निकाल सकते हैं कि मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं,
मूल राशियों की जो मात्रक होते हैं उन्हीं मात्रकों को बोला जाता है क्या? मूल मात्रक। मूल राशियों की मात्रक को मूल मात्रक बोला जाता है। अब व्युत्पन्न मात्रक, तुम ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से उत्पन्न किया जाता है वो कहलाते हैं व्युत्पन्न मात्रक। अब आगे इसमें जो हम बात करेंगे, चलिए, तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है मात्रकों के गुण। मात्रकों के गुण, तो मात्रकों का जो पहला गुण होना चाहिए जो होता है वो निश्चित होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। कैसे? समझे बात को। यदि 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है तो 1000 ग्राम ही हो, 900 ग्राम 1100 ग्राम नहीं होना चाहिए, मतलब वो निश्चित होना चाहिए। दूसरी चीज, सर्वमान्य हो, मतलब उसे हर एक जगह माना जाना चाहिए, उसका हर एक जगह पालन होना चाहिए। कोई भी राशि का कोई भी मात्रक हो, किसी भी जगह पर जाए तो वो उस जगह पर मान्य हो, उसकी वहां पर मान्यता हो। फिर तीसरा, समय के साथ उसमें परिवर्तन ना हो। समय के साथ का परिवर्तन ये हो रहा है कि मान लीजिए आप किसी चीज का वजन देखें, वजन था उसका 10 केजी, सुबह आपने देखा उसका वजन था कितना? 10 केजी, और शाम को आप देखें तो उसका वजन हो गया 11 केजी। तो समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए कि समय के साथ वो बिल्कुल भी ना बदले। यानी एक वही उदाहरण आपको फिर से हम लेके दिखा देते हैं कि यदि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो समय बदल जाए लेकिन उसमें परिवर्तन ना हो कि समय के साथ साथ ये घटता जाए या बढ़ता जाए, 900 ग्राम 800 ग्राम या 1100 ग्राम 1200 ग्राम होता जाए, तो समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला है भौतिक अवस्था, ताप दाब आदि के कारण परिवर्तित ना हो। ताप या दाब, यदि किसी राशि को आप माप रहे हैं, किसी राशि को माप रहे हैं तो उसमें जिस मात्रक का आपने उपयोग किया है वो मात्रक ताप बढ़ाने अर्थात गर्म करने पर वो बढ़ना नहीं चाहिए, दाब बढ़ाने पर उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी मात्रक ऐसा होना चाहिए कि उसके ऊपर इन चीजों का कोई असर ना हो, ताप बढ़ाने या दाब बढ़ाने पर उसमें कोई असर ना हो। फिर अगला नंबर कहता है उसे पुनः बनाया जा सके। मान लीजिए एक बार वो नष्ट हो गया, किसी कारणवश वो नष्ट हो जाता है तो हम उसे आसानी से पुनः बना लें। 1 केजी का बाट है, वो किसी कारण से टूट जाता है या गुम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है उसका, तो हमें पुनः जरूरत पड़ेगी उसकी, तो उसको हम आसानी से पुनः बना सके। ऐसा मात्रक नहीं होना चाहिए कि एक बार नष्ट हो जाए तो उसको हम दोबारा उसका उत्पादन ना कर सके। फिर अगला गुण कहता है अन्य मात्रकों में आसानी से परिवर्तित हो जाए, अन्य मात्रकों में आसानी से परिवर्तित हो जाए। जैसे 1 मीटर में आपको पता है कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। देखिए मीटर आसानी से बदल गया किसमें? सेंटीमीटर में। उसी तरीके से 1 किलोग्राम 1000 ग्राम होता है, किलोग्राम बदल गया किसमें? ग्राम में। तो मात्रक को ऐसा होना चाहिए तो दूसरे मात्रकों में आसानी से परिवर्तित हो जाए। तो इसे एक बार 2 बार आप जरूर देखिए, इसको पढ़िए, क्योंकि क्लास के शुरुआत में ही मैंने बता दिया है कि ये अध्याय आपके फिजिक्स के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसी के साथ आज क्लास हम समाप्त करते हैं, और अगली क्लास जो होने वाली है, अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मात्रक पद्धतियों के बारे में। ये पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं? वो होती है एसआई, सीजीएस, एमकेएस और एफटीएस। इन पद्धतियों के बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।